आज हम बीएससी नर्सिंग 2026 एग्जाम के लिए बायोलॉजी की वन शॉट सीरीज चलाएंगे। इसके अंदर हम सभी पार्ट को वन शॉट सीरीज के द्वारा समझेंगे। आज शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th का पुष्पी पादपों लैंगिक प्रजनन। आपको इससे पता चल रहा होगा, पुष्पी मतलब पुष्प जो पादपों के अंदर होता है उसमें लैंगिक जनन होता है। अब अपन समझते हैं पुष्प 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 के बारे में। पुष्प क्या होता है? रूपांतरित पर्रो है। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित पर्रो। अब ये पुष्प अपन किस में पढ़ेंगे? आवर्त बीजी पुष्पों के बारे में अध्ययन करेंगे। आवर्त बीजी पादपों में पाए जाने वाले पुष्पों की। इस पुष्प के दो भाग होते हैं। इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन के लिए क्या कंडीशन है कि दो पैतृक होने चाहिए और दोनों ही क्या होने चाहिए? अलग अलग, जिससे नई संतति भी उत्पन्न हो सके। तो यहाँ पर नर लैंगिक संरचना, नर लैंगिक संरचना और एक है मादा लैंगिक संरचना। अब पुष्प की नर लैंगिक संरचना है, इसकी इकाई क्या होती है? पुमंग होती है, पुमंग। और मादा लैंगिक संरचना है, वो पुष्प की मादा लैंगिक संरचना जायंग। क्या होती है? जायंग। और ये पुमंग है, इसके अंदर क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर। पुमंग की इकाई क्या है? पुंकेसर है। और जायंग की क्या है? स्त्री केसर है, स्त्री केसर। अब पुंकेसर, पुंकेसर के दो भाग होते हैं जिनसे मिलकर यह क्या होता है? बना हुआ होता है। अब इसके दो भाग हो गए। एक होता है परागकोश, परागकोश। और दूसरा क्या होता है? डंठल या तंतु, जिसे डंठल भी कहते हैं। और स्त्री केसर, स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। एक होती है वर्तिका, एक होती है वर्तिका ग्रह, और तीसरे नंबर पर अंडाशय, अंडाशय। अपन है वो शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। एग्जाम के अंदर पूछने वाले सभी क्वेश्चनों को अपन पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन परिभाषा वगैरह इतने गहन डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दिन रह गए हैं कम, अपने अध्ययन करना है पूरे चैप्टरों का। अब ये नर लैंगिक संरचना हो गई, मादा लैंगिक संरचना हो गई। इसमें पुमंग है या जायंग है, जायंग की कई स्त्री केसर है, इसकी पुंकेसर है। पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है और स्त्री केसर है वो तीन भागों से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये, अब इसके अंदर ये जो शीर्ष भाग है ये क्या है? वर्तिका ग्रह। क्या है? वर्तिका ग्रह कहलाता है। और यह भाग वर्तिका, क्या है? वर्तिका। और ये फूला हुआ भाग ये क्या है? अंडाशय, अंडाशय। क्या है? अंडाशय, अंडाशय। ठीक है ना। अब ये वर्तिका ग्रह है जो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब अपन शुरुआत करते हैं पुंकेसर क्या होता है। क्या? पुंकेसर, पुंकेसर। पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, परागकोश और तंतु या ठंडल से। पुंकेसर की संरचना, ये क्या है? पुंकेसर की संरचना है। अब ये ऊपरी भाग, ये संरचना पुंकेसर की हो गई। ये ऊपरी भाग पूरा क्या कहलाता है? परागकोश। और ये लंबी संरचना, यह लंबा भाग है
ये क्या कहलाता है? तंतु या डंठल, तंतु या डंठल। और ये पुंकेसर क्या है? पुंकेसर का समीपस्थ शोर है। तो पुंकेसर का समीपस्थ शोर होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है। पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है पुंकेसर का समीपस्थ शोर या शीरा। किससे? पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है। अब परागकोश के अंदर क्या होती है? लघु बीजाणु ध्वनि होती है। और ये परागकोश होता है द्विपालित होता है, द्विपालित होता है और द्विकोष्ठकीय होता है, कोष्ठकीय होता है। यह एक पाली ये हो गई और दूसरी पाली ये हो गई। तो परागकोश के अंदर कितनी पाली है? 2 पाली है। और प्रत्येक के अंदर क्या होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। ऐसे प्रत्येक के अंदर क्या होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। एक पाली के अंदर क्या होते हैं? 2 कोष्ठक। मतलब 2 पाली के अंदर टोटल कोष्ठक कितने हो गए? टोटल या कुल कितने हो गए कोष्ठक? 4 कोष्ठक, जैसे चतुष्क भी कहते हैं। अब परागकोश के अंदर द्विपालित हो गया, द्विकोष्ठक हो गया। टोटल कितने हो गए कोष्ठक? 4 हो गए। अब इसके अंदर अपन पढ़ते हैं लघु बीजाणु ध्वनि। ये क्या होती है? इसके अंदर 4 लघु बीजाणु ध्वनि उपस्थित होती हैं। अब परागकोश के बारे में पढ़ते हैं। परागकोश, ये परागकोश है, ये 4 भित्तियों से घिरा हुआ होता है या 4 परतों से घिरा हुआ होता है। ये 4 परत ये परागकोश है पूरा, ये 4 परतों से घिरा हुआ होता है। ये बाहरी परत, इसके अंदर ये और परत, इसके अंदर एक और परत आएगी, इसके अंदर एक और परत आएगी। ये टोटल परतें कितनी हो गई? 4 हो गई। ये बाहरी परत है, इसे बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं। अब ये रेड कलर से जो दर्शाई हुई है ये क्या है? अंतःस्थिशियम, अंतःस्थिशियम या एंडोथेशियम इंग्लिश में। इसके बाद में ये जो परत है तीसरे नंबर पर, ये बाहर से अंदर की ओर जाने का क्रम है, इसे मध्य परत के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में मिडिल लेयर कहते हैं। सबसे आंतरिक परत, ये सबसे आंतरिक परत जो रेड कलर से है, इसका नाम है टैपिटम। इस टैपिटम पर क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान से समझेंगे। ये तीनों परतें, एपिडर्मिस, अंतःस्थिशियम और मध्य परत, तीनों है वो क्या करती हैं? परागकोश के स्फुटन में मदद करती हैं। परागकोश के स्फुटन में मदद करती हैं और क्या करती हैं? सुरक्षा का कार्य करती हैं। सुरक्षा तथा संरक्षण का कार्य करती हैं। सुरक्षा तथा संरक्षण का कार्य करती हैं। अभी इसके केंद्र में ये क्या होगी? 4 लघु बीजाणु ध्वनि होगी परागकोश के अंदर। और इस लघु बीजाणु ध्वनि के केंद्र में क्या होता है? बीजाणुजन उत्तक होता है। बीजाणुजन उत्तक होता है। बीजाणुजन क्या होता है? उत्तक होता है। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो क्या बनाता है? परागकोश परिपक्व होकर पराग पुट्टी बनाता है, जिसे पोलन सेक्स भी कहा जाता है, जिसके अंदर परागकण भरे हुए होते हैं। अब परागकोश की सबसे आंतरिक परत टैपिटम, टैपिटम के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि यह क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। टैपिटम, टैपिटम यह क्या है? परागकोश की सबसे भीतरी परत है, सबसे भीतरी या आंतरिक परत है। और ये टैपिटम है जो क्या करती है? पराग कणों को पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और टैपिटम क्या होती है? बहुगुणित होती है, बहुगुणित, बहुगुणित होती हैं। और इसके अंदर क्या होता है? जीव द्रव्य बहुत ज्यादा होता है,
जीव द्रव्य से भरा हुआ होता है और ये बहुकेंद्रकीय होती है। इसके अंदर बहुत सारे केंद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे बहुकेंद्रकीय कहते हैं। पहले तो ये क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं, बाद में क्या हो जाती हैं, विकसित होकर बहुगुणित। पहले क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं, पहले द्विगुणित यानी कि 2n द्विगुणित होती हैं, बाद में विकसित होकर क्या हो जाती हैं, बहुगुणित हो जाती हैं। टैपिटम के द्वारा स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है। और अब अपन आगे पढ़ेंगे परागकण को। अब परागकण की संरचना को समझते हैं। परागकण, ये मार्कर चल नहीं रहा है। परागकण की संरचना, ये क्या है, परागकण। ये परागकण हो गया, बाहरी भित्ति परागकण की, और ये हो गई आंतरिक भित्ति। अब ये परागकण की क्या है संरचना। परागकण की दो भित्तियां होती हैं, ये दो परतों से घिरा हुआ होता है। बाहरी परत जिसका नाम है बाह्य सोल, जिसे क्या कहा जाता है, बाह्य सोल कहा जाता है। और ये क्या हो गई, भीतरी परत या आंतरिक परत, जिसे क्या कहते हैं, अंतःसोल। अंतःसोल, यह अंतःसोल आंतरिक परत होती है, वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। यह क्या है, बाह्य सोल यानी कि बाहरी परत परागकण की होती है, वो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी हुई होती है। स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी हुई होती है। यह आंतरिक परत होती है या अंतःसोल है, जो क्या होती है, सतत होती है, यानी कि सभी जगह पाई जाती है आंतरिक परत। और बाहरी परत होती है, वो क्या होती है, असतत, असतत होती है। असतत का मतलब क्या हुआ कि सभी जगह पर बाहरी परत में स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है। यानी कि जैसे ये यहाँ जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित है, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित है। जहां पर स्पोरोपोलेनिन बाहरी सोल पर अनुपस्थित होगा, वहां उस जगह को क्या कहेंगे, जनन छिद्र, जनन छिद्र कहेंगे, जनन छिद्र कहेंगे। और जनन छिद्र होते हैं, वो पराग नलिका की उत्पत्ति करते हैं। किसकी, पराग नलिका की उत्पत्ति करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होती है, पोलेनिन अनुपस्थित, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन क्या होती है, अनुपस्थित होती है। अब ये स्पोरोपोलेनिन है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। अब ये स्पोरोपोलेनिन है जो अम्ल, सार, एंजाइम, कोई भी हो भले, एंजाइम, उच्च दाब, ताप, किसी के कारण भी ये क्या है, विघटित नहीं होती है, यानी कि टूटती नहीं है, जिसके कारण इसे जीवाश्म के रूप में संरक्षित किया जा सकता है। यानी कि ऐसा पदार्थ है जो किसी से विघटित नहीं होता है, टूटता नहीं है, जो जीवाश्म के रूप में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अब बढ़ते हैं परागकण की जीवन क्षमता। जीवन क्षमता, परागकण है वह 30 मिनट के अंदर किसमें जड़ जाते हैं और कई महीनों तक किसमें बने रहते हैं, यानी कि कई महीनों के बाद किसमें जड़, परागकण है वो 30 मिनट के बाद में किसमें जड़ जाते हैं, धान, मक्का, गेहूं, इन पादपों में परागकण होते हैं, वो 30 मिनट के अंदर क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। और जीवन क्षमता कई महीनों तक इसमें बनी रहती है। लेग्यूमिनेसी, मिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी,
इनमें क्या होती है कि जीवन क्षमता होती है वो परागकण की कई महीनों तक बनी रहती है। अब परागकण है, इसका उपयोग परागकण है वो एलर्जी कारक भी है, यानी कि गाजर घास या पार्थेनियम उसके परागकण होते हैं, वो एलर्जी फैला देते हैं, जिसके कारण दमा या अस्थमा नामक बीमारी भी हो जाती है। दमा या अस्थमा और ब्रोंक्यूसाइटिस। अब ये परागकण है, इसका उपयोग सिरपों या दवाई के रूप में किया जा सकता है, गोलियों के रूप में किया जा सकता है, और ये क्या होते हैं, पोषण से भरपूर होते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग खिलाड़ी तथा धावक घोड़े यानी कि जो रेसिंग घोड़े होते हैं उसके अंदर वो धावक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। बीजांड की संरचना जो मादा लैंगिक अंग है। बीजांड समझने से पहले 2 पॉइंट और समझ लेते हैं। परागकण होता है वह 60% परागकण होते हैं, वह परागकोश से 2 कोशिकीय क्षण में जड़ते हैं, एक काई कोशिका एक जनन कोशिका, और 40% परागकण होते हैं वो परागकोश से 3 कोशिकीय क्षण में जड़ते हैं या बाहर निकलते हैं, एक काई कोशिका और 2 नर युग्मक। नर युग्मक किसके होते हैं, जनन कोशिका के। अब काई कोशिका और जनन कोशिका, यह परागकण के अंदर असमान समसूत्री विभाजन होने के कारण इसका निर्माण होता है। ये छोटी है और ये क्या है, बड़ी। ये है काई कोशिका और ये है छोटी वाली जनन कोशिका। काई कोशिका बड़ी होती है, इसके अंदर अनियमित आकृति का केंद्र होता है, अनियमित आकृति का केंद्रक होता है, केंद्रक। और जनन कोशिका होती है, ये छोटी होती हैं और तरकु आकृति की होती हैं, तरकु आकृति की होती है। काई कोशिका है, इसके अंदर क्या होता है, प्रचुर खाद्य भंडार होते हैं, इसके अंदर प्रचुर खाद्य भंडार होते हैं। खाद्य भंडार। अब अपन पढ़ेंगे मादा लैंगिक संरचना बीजांड। मैंने पहले से ही डायग्राम बना दिया है ताकि अपना वन शॉट लंबा ना हो जाए। यह है बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना के अंदर यह सबसे बाहरी आवरण, बाह्य आवरण, और यह है आंतरिक आवरण, आंतरिक आवरण, और यह जो दिख रहा है यह है बीजांड काल, बीजांड काल। यह अंदर जो संरचना है ये है भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। यह है जो है हनिकल, ये क्या है, हनिकल, और यह संरचना क्या है, हाइलम। अब ये बीजांड है, जो बीजांड व्रंश से किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, अपरा द्वारा, यानी कि बीजांड व्रंश से जुड़ा किसके द्वारा होता है, अपरा द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और बीजांड तथा बीजांड व्रंश का संधि बिंदु है वो हाइलम कहलाता है। इनका संधि बिंदु हाइलम या नाभिका है। क्या है, हाइलम या नाभिका। यह क्या कहलाएगा, निभाग्य सीरा या कैलेजन सीरा। अब इसके अंदर अपन और पढ़ते हैं आगे।
एक अंडाशय में एक बीजांड किसके अंदर होता है? तो एक अंडाशय में एक बीजांड और एक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड। एक अंडाशय में एक बीजांड है, वो गेहूं तथा आम के पौधों में होता है, गेहूं तथा आम में। और एक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड, वो पपीता, तरबूज और आर्किड, इनके अंदर होता है। अब एक अंडपी कौन से हैं और बहुअंडपी कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। एकांडपी, बहुअंडपी, बहुअंडपी प्लस युक्तांडपी प्लस वियुक्तांडपी। इनके कौन से उदाहरण? एक अंडपी गुड़हल है, जो गुड़हल का पौधा होता है वह एक अंडपी का उदाहरण है, गुड़हल या हिबिस्कस। और बहुअंडपी तथा युक्तांडपी पेपेवर है, पेपेवर। बहुअंडपी तथा वियुक्तांडपी यह है माइसेलिया, माइसेलिया। युक्तांडपी मतलब सभी संयुक्त होंगे और वियुक्त अंडपी का मतलब है सभी अलग अलग बिखरे हुए होंगे। अब इससे आगे पढ़ते हैं। बीजांड है, इसके अंदर अपन ने पढ़ा क्या होता है? भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। यह भ्रूणकोश है, यह 8 केंद्रकीय होता है और 7 कोशिकीय होता है। 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है, यह इंपोर्टेंट है। और ये क्या है? मादा युग्मकोद्भिद है। अंडाशय भ्रूणकोश क्या है? मादा युग्मकोद्भिद है। और परागकण अपन ने क्या पढ़े थे? परागकण पहले पढ़ा था, परागकण। ये आकृति में गोलाकार होते हैं या गोल, और इसका आकार है, आकार जो 25 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर होता है, 30 माइक्रोमीटर होता है। तो यह है भ्रूणकोश की, भ्रूणकोश की संरचना है। यह ऊपर वाला सिरा है, यह निभागीय सिरा है, निभागीय सिरा। और ये नीचे वाला बीजांड द्वारी सिरा है, बीजांड द्वारी सिरा है। ये 3 क्या है? प्रतिव्यासंत कोशिका है, जिसे एंटीपोडल कोशिका भी कहा जाता है। ये तीनों क्या है? प्रतिव्यासांत कोशिका, जिसे एंटीपोडल भी कहा जाता है, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और ये है क्या? ध्रुवीय केंद्रक। दोनों क्या है? ध्रुवीय केंद्रक है। और ये 20 वाली कोशिका ध्रुवीय कोशिका है या केंद्रक की कोशिका है, केंद्रकीय कोशिका। ये क्या है? केंद्र की कोशिका है या ध्रुवीय केंद्रक। ये केंद्र की कोशिका होगी। ये सभी क्या होते हैं? केंद्र की कोशिका 1 होती है, ध्रुवीय केंद्रक 2 होते हैं, प्रतिव्यासंत कोशिका कितनी है? 3। 1 2 3 क्या है? प्रतिव्यासंत कोशिका। और ये क्या है? एक केंद्र की कोशिका, 2 क्या है? ध्रुवीय केंद्रक। और ये क्या है? अंड कोशिका, अंड कोशिका। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। और ये है 2 क्या?
सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? अंड उपकरण का निर्माण करते हैं। दोनों मिलकर अंड उपकरण बनाते हैं, अंड उपकरण। और ये आपको रेड कलर में जो दर्शाया गया है ये क्या है? तंतुरूप समुच्चय है। तंतुरूप समुच्चय यहां लिख देता हूं, तंतुरूप समुच्चय। कौन सा? ये रेड कलर वाला, ये रेड कलर वाला क्या है? तंतुरूप समुच्चय। और ये क्या करता है? पराग नलिका को दिशा प्रदान करता है, पराग नलिका को दिशा प्रदान करता है। तो ये हो गया गुणकोश। अब इससे आगे पढ़ेंगे परागगण। परागगण क्या होता है? परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना परागगण कहलाता है, जो 3 प्रकार का होता है। समझते हैं अभी। परागगण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार पढ़ते हैं सबयुग्मन। सबयुग्मन पहला प्रकार। और सेकंड है सजात पुष्पी परागगण। तीसरे नंबर पर है परनिषेचन। परनिषेचन। सबयुग्मन, सबयुग्मन के अंदर क्या होता है? एक ही पादप के पुष्प का परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है? सबयुग्मन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? पुष्प भी क्या होता है? समान रहता है। जो पुष्प है उसी के परागकण होते हैं, वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। और पादप भी क्या होता है? समान। जैसे ये कोई पुष्प है, इस पुष्प में ये वर्तिकाग्र हो गया, और ये क्या है? परागकण। यहाँ एक ही पादप के पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है? सबयुग्मन। सहजात पुष्पी परागण में क्या होता है? पुष्प और पादप। पुष्प तो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और पादप क्या होता है? समान। पादप समान होते हैं लेकिन पुष्प क्या होता है? भिन्न। यानी कि ये कोई पादप है, ये एक पुष्प, यह दूसरा पुष्प। ये एक पुष्प हो गया, ये दूसरा पुष्प हो गया। इसके अंदर क्या है? ये अंडाशय वर्तिकाग्र है। इसके अंदर क्या है? परागकण है। यह नर पुष्प है, यह मादा पुष्प है। यहाँ एक ही पादप है, पुष्प क्या है? भिन्न है। एक ही पादप के पुष्प के एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहजात पुष्पी परागण कहते हैं। अब परनिषेचन में क्या होता है? पुष्प भिन्न होता है और पादप भी क्या होता है? भिन्न। पुष्प पुष्प क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और पादप भी क्या होता है? भिन्न। पुष्प भी भिन्न होते हैं, पादप भी भिन्न होते हैं। यानी कि ये एक पादप है, इस पर क्या है? ये नर पादप, और ये क्या हो गया? मादा पादप। ये एक पादप के पुष्प के परागकणों का दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना पर निषेचन कहलाता है। अब पारिस्थितिक रूप से ये क्या है? स्वपरागण है। और आनुवांशिक रूप से भी क्या है? स्वपरागण है। सहजात पुष्पी परागण, इसमें क्या है? पुष्प क्या है? भिन्न है।
तो पुष्प भिन्न होने के कारण ये पारिस्थितिक रूप से तो परपरागण हो गया, लेकिन आनुवंशिक रूप से क्या है, स्वपरागण है, क्योंकि पादप क्या है, समान। इसके अंदर ये पारिस्थितिक रूप से क्या है, परपरागण है, और आनुवंशिक रूप से भी क्या है, परपरागण है, क्योंकि पुष्प भी भिन्न है, पादप भी भिन्न है। तो आनुवंशिक रूप से क्या है, परपरागण। और सहजात पुष्पी परागण है, ये भी आनुवंशिक रूप से क्या है, परपरागण है, और ये क्या है, आनुवंशिक रूप से स्वपरागण है। आनुवंशिक रूप से क्या है, स्वपरागण। और स्वयुग्मन या स्वपरागण को रोकने के तरीके कौन से हैं, ये आगे पढ़ेंगे। और इसके लाभ क्या है, स्वयुग्मन परागण में दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक उन्मिल और एक अनुन्मिल। तो सबसे पहले उन्मिल, उन्मिल्य पुष्प, और सेकंड नंबर पर अनुन्मिल्य पुष्प। उन्मिल पुष्प यानी कि खुले प्रकार के जो पुष्प होते हैं उसे उन्मिल्य पुष्प कहते हैं, और जो बंद प्रकार के पुष्प होते हैं, वर्तिकाग्र वगैरह बंद होती हैं, उसे अनुमूल्य पुष्प कहते हैं, अनुन्मूल्य पुष्प कहते हैं। अब इनके दोनों के उदाहरण कौन से हैं, ऑक्जेलिस, वायोला और कॉमेलिना, ये इनके क्या है, उदाहरण है। अब अपन पढ़ते हैं उभयलिंगाश्री पादप और एक लिंगाश्री पादप कौन से हैं। उभयलिंगाश्री पादप, उभयलिंगाश्री पादप और एक लिंगाश्री पादप। उभयलिंगाश्री पादप, इसमें क्या होते हैं, उभयलिंगाश्री मतलब ये एक क्या है, पादप है, इस पर ये दो पुष्प लगे हुए हैं। उभयलिंगाश्री मतलब मादा पुष्प भी होगा, ये हो गया मादा पुष्प, और एक पुष्प होगा जिस पर क्या होगा, नर पुष्प होगा, जिस पर परागकण होंगे। तो ये परागकण है, इसके वर्तिका ग्रह पर जाकर गिरते हैं। उभयलिंगाश्री पादप मतलब एक ही पादप पर दो प्रकार के नर और मादा पुष्प उपस्थित होते हैं, उभयलिंगाश्री पादप कहलाता है। और इसमें परागकण होते हैं, वो वर्तिका ग्रह पर जाते हैं। यानी कि ये ऐसा पुष्प किसमें देखने को मिला था अपने को, सहजात पुष्पी परागण में। तो इसमें सहजात पुष्पी परागण होता है, सहजात पुष्पी परागण ये इसमें होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, मक्का और अरंड, इसके क्या है, दो उदाहरण। अब एक लिंगाश्री पादप, इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई एक पादप है, ये दूसरा पादप है, एक पादप पर ये एक मैंने पुष्प बना दिया, और ये दूसरे पादप पर दूसरा पुष्प। इसमें ये क्या होगा, मादा पुष्प, और ये क्या है, केवल नर पुष्प, ये नर पुष्प और ये मादा पुष्प। एक लिंगाश्री मतलब एक ही पौधे पर एक ही प्रकार के पुष्प होंगे, या नर होंगे या क्या होंगे, मादा। अब ये परागकण यहाँ से इस पुष्प के अंदर उपस्थित वर्तिका ग्रह पर जाकर गिरेंगे। तो इस प्रकार का अपन किसमें देखा था, पर ये पर निषेचन प्रकार का परागकण है। इसमें क्या होता है, पर निषेचन परागकण। इसके उदाहरण क्या है, पपीता और खजूर। एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूं, पपीता और खजूर। अब आगे बढ़ते हैं इससे कि वायु द्वारा किसमें परागण होता है, कीटों द्वारा किसमें होता है, और जल द्वारा किसमें होता है। वायु द्वारा परागण, पहला वायु परागण किसके द्वारा, वायु परागण किसमें होता है,
वाटर लिली में यानी कि परागकण है वो वर्तिका ग्रह पर वायु द्वारा जाकर गिरेंगे। तो ये वाटर लिली के अंदर होता है, और घास में, और अनाज जैसे कि बाजरा, गेहूं इत्यादि में। अब देखते हैं जल द्वारा परागण किसमें होता है। जल द्वारा परागण जल द्वारा किसमें होता है। जल द्वारा समुद्री घास जो जोस्टेरा है, इसमें जोस्टेरा इसमें जल द्वारा परागण होता है। अब हाइड्रिला और वेलिसनेरिया भी इसकी उदाहरण है जिसमें जल द्वारा परागण होता है, यानी कि परागकण होते हैं वो वर्तिका ग्रह पर जल द्वारा जाते हैं। एक उदाहरण ये हो गया। और हाइड्रिला और वेलिसनेरिया अब देखते हैं कि कीटों द्वारा परागण किसमें होता है। तीसरे नंबर पर कीट द्वारा परागण किसमें होता है। कीट द्वारा वाटर हायासिस में होता है। किसमें। वाटर हायासिस कीटों द्वारा परागण होता है। और कीटों द्वारा परागण में सर्वाधिक किसके द्वारा होता है। मधुमक्खियों द्वारा होता है, यानी कि 80% परागण है कीटों में वो मधुमक्खियों द्वारा होता है। और वायु द्वारा परागण होता है, इसमें परागण बहुत हल्के होते हैं, सबसे पाठ रहित होते हैं। घास। अब आगे पढ़ते हैं। घास ये मार करने से घास क्या है। एक बीजपत्री है। एक बीजपत्री है। एक बीजपत्री मतलब इसमें एक बीजपत्र पाया जाता है। और घास का बीजपत्र होता है उसे क्या कहा जाता है। स्कूटेलम। घास के बीजपत्र को स्कूटेलम कहा जाता है। स्कूटेलम कहा जाता है। अब अपन पढ़ते हैं कि गैर एल्बुमिनस बीज के उदाहरण कौन से हैं और एल्बुमिनस के उदाहरण कौन से हैं। गैर एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। अब गैर एल्बुमिनस के उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण हैं मटर, सेम, मूंगफली, और एल्बुमिनस के उदाहरण एल्बुमिनस के उदाहरण क्या है। गेहूं, बाजरा, मक्का, गेहूं, बाजरा, नारियल और अरंड। ये क्या है। एल्बुमिनस के उदाहरण है। नारियल होता है वो बहुकेंद्रकीय होता है। नारियल क्या होता है। बहुकेंद्रकीय होता है। अब अपन बात करते हैं परिभ्रूण कोष की। इसमें लगातार परिभ्रूण कोष मतलब भ्रूण के विकास के दौरान बीजांड का शेष रह जाता है, परिभ्रूण कोष कहलाता है। और परिभ्रूण कोष के उदाहरण क्या हैं। चुकंदर और काली मिर्च। चुकंदर और
काली मिर्च। असंजनन, असंजनन, असंजनन क्या होता है? बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रकृति क्या कहलाती है? असंजनन कहलाती है। जिसका उदाहरण क्या है? घास और एस्ट्रेकिया, एस्ट्रेकिया। और एक होता है अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, यानी कि बिना निषेचन के फल बनाना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन। और बिना निषेचन के बीज को असंजनन। अब अनिषेक फलन का उदाहरण है केला। और बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता, इसका उदाहरण है नींबू, संतरा, आम। बहुभ्रूणता यानी कि एक से अधिक भ्रूण की बीज में उपस्थिति, बहुभ्रूणता। अब आभासी फल, आभासी फल, इसके उदाहरण क्या है? सेब, आम, अखरोट। आभासी फल के उदाहरण है, यानी कि फल का निर्माण होता है वह अंडाशय के अलावा किससे होता है? पुष्पासन से होता है, उसे आभासी फल कहते हैं। और जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक फल कहा जाता है। तो ये अपना चैप्टर है, क्लियर हो गया है। और अपन ऐसे ही वन शॉट सीरीज चलाते रहेंगे। नेक्स्ट अगले चैप्टर में लेकर आऊंगा। तो अच्छा लगा हो वीडियो और थोड़ी भी आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।